बीजेपी का जो सबसे बड़ा एजेंडा अमीर को अमीर करने के लिए है और गरीब को गरीब करने के लिए है। जम्मू कश्मीर के साथ धोखा किया गया, विकास होगा। आप मुझे बताइए 1.5 साल में कौन सा विकास हुआ? एक भी डेवलपमेंट मुझे बताइए। बीजेपी के लीडरों का कोई स्टेटमेंट आता है? प्रॉपर्टी टैक्स लगेगा, डोमिसाइल आएगा, लोगों को टैक्सों में उलझा दिया मगर मिला नहीं कुछ। मैं हूं नासिर के शाह, आप देख रहे हैं जेकेसी न्यूज़। तो अभी हम भद्रवाह की सरसब्ज वादी में हैं। आप पीछे बैकग्राउंड में देख रहे होंगे कि घने जंगल है, ग्रीन गोल्ड है और इसी ग्रीन गोल्ड के बीच हमारे साथ मौजूद है यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ज़रा डोडा के सईद नवीद हाशमी साहब। आज हम इनसे बात करेंगे, या आज हमारे मेहमान हैं, हम इनसे बात करेंगे कि जो मौजूदा हालात बने हुए हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, उस पर बात करेंगे। हम बात करेंगे यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट का रेशो जो है लगातार बढ़ता जा रहा है, और यहाँ पर प्रॉपर्टी टैक्स का एक कानून भी यहाँ पर नाफिज हुआ है, उससे क्या जो है कॉन्सिक्वेंसेस होंगे जम्मू कश्मीर के अंदर, और भी कई मुद्दों पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले नवीद साहब, हम आपका स्वागत करते हैं जेकेसी न्यूज़ में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आप बताइए कि जम्मू कश्मीर में जो है बेरोज़गारी जो है बढ़ती जा रही है, आपके इस बारे में क्या विचार हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? नासिर साहब, शुक्रिया मुझे बुलाने का, मुझसे बात करने का और ये मेरा मैसेज लोगों तक पहुंचाने के लिए। देखिए नासिर, आपने अभी मेरा तारुफ दिया कि मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस का यूथ का हूँ, बट उससे पहले मैं एक एनजीओ का, एक ऑर्गेनाइजेशन का जिसका चिनाब रिस्कर कहते हैं, उसका चेयरमैन भी हूँ। तो जहाँ तक बेरोज़गारी की बात है, समझो बेरोज़गारी एक ऐसा नासूर है जो इस स्टेट के नौजवानों को ऐसे खा रहा है जैसे कैंसर की बीमारी किसी पेशेंट को मारती है ना, उसी तरह से इस स्टेट के पढ़े लिखे नौजवान को, यंग एंटरप्रेन्योर को खा रहा है। करप्शन का लेवल दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, घटने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। और इस सरकार का सबसे बड़ा जो हमारा बीजेपी का जो सबसे बड़ा एजेंडा है, मुझे समझ नहीं आती है कि इनका जो कानून है वो सिर्फ अमीर को अमीर करने के लिए है और गरीब को गरीब करने के लिए है। आप देखिए कि बेरोजगारी का आलम क्या है। हमें 370 के बाद बोला गया कि आपको नौकरियां मिलेंगी, 370 जाने के बाद डेवलपमेंट होगी, 370 जाने के बाद सड़कें बनेगी, हॉस्पिटल्स बनेंगे और कोई भी बेरोजगार नहीं रहेगा। आप आलम देखिए ये कि 370 जाने के बाद एकदम से इन्होंने डोमिसाइल कर दिया। डोमिसाइल के साथ साथ इन्होंने जो हमारी पहले यहाँ पे हजारों की तादाद में पढ़े लिखे नौजवान डिस्टर्ब थे, जो अनएम्प्लॉयड थे, उनको नौकरियां देने के बजाय ये बाहर से लोगों को यहाँ पे लाके नौकरियों का की एडजस्टमेंट कर रहे हैं इन शेप ऑफ बिजनेसमैन, इन शेप ऑफ बिजनेस आइकॉन्स या इन शेप ऑफ बिग एंटरप्रेन्योर्स। उनको यहाँ पे सेटल करने की बात कर रहे हैं, मगर जो मोदी का 50,000 नौकरियां देने का वादा था, वो वादा इस वक्त कहीं दिख नहीं रहा है। सब जहाँ तक बीजेपी का सवाल है, बीजेपी ये कहती है कि जम्मू कश्मीर को सिर्फ अब्दुल्ला खानदान ने और भी एक दो खानदानों ने जो कैप्चर किया गया था, मरकज़ से जो जितना भी पैसा आता था, जितनी भी स्कीमें आती थी, ये लोग खाते थे। तो इस चीज़ को रोकने के लिए इन्होंने 370 तोड़ा, इस चीज़ को रोकने के लिए डोमिसाइल आया, ताकि पूरे भारत को जो है डेवलप किया जाए। और ख़ास तौर पर जम्मू कश्मीर को पैकेजेस की बात की जाती है, हर बारी अनाउंस होता है पैकेजेस आएंगी, इतनी नौकरियाँ आएंगी, लेकिन आपने कहा कि कहीं पर भी नहीं है। तो क्या फ़र्क है? जब फारूकुल्लाह की हुकूमत थी, एनसी की हुकूमत थी, तब भी तो लोग नौकरी के लिए तरस रहे थे, आज भी अगर तरस रहे हैं, तो इसमें आपको क्या लगता है, बुरा है क्या? दोनों पार्टियां तो सेम ही निकली। देखो, बुरा और फर्क, और जहां तक आप सेम की बात करते हो, आप नहीं कर सकते हो। आप ये देखिए कि 1975 के बाद जब एनसी ने टेक ऑफ किया, पहली बार एनसी का चीफ मिनिस्टर इस स्टेट में बना, तब से 319 तक, जब तक 370 था, आप डेवलपमेंट की बात कर रहे हो। दो खानदानों ने, उन बेचारों ने क्या खाया? उनको मिलता क्या था सेंटर से? वो तो इसी स्टेट के रेवेन्यू से इस स्टेट को चलाते थे, इस स्टेट के रेवेन्यू से, यहाँ के पैसे से स्कीम्स जिसको कहते हैं वो बना, इस स्टेट के पैसे से मेडिकल कॉलेजेस बने, हमारी सड़कें बनी, हमारी यूनिवर्सिटीज बनी, हमारे कॉलेजेस बने, हमारी ये तो हमारी सरकार ने किया था, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया, जिसको ये बोल रहे हैं कि तो इन लोगों की डेवलपमेंट आप मुझे बताइए। मैं तो चैलेंज करता हूं, आर्टिकल 370 धोखे से जो उन्होंने लोगों के
जज्बात को तोड़ मरोड़ दिया, जम्मू कश्मीर के लोगों की डेमोक्रेसी का कत्ल किया इन लोगों ने। और इन्होंने एक कानून यहाँ पे पारित कर दिया कि हाँ जी अब 370, अब सबका विकास होगा। आप मुझे बताइए 1.5 साल में कौन सा विकास हुआ? 1.5 साल में सिर्फ कभी सरपंची के इलेक्शनों में हमें उलझाया गया, कभी डीडीसी के इलेक्शनों में उलझाया गया, कभी हमें बीडीसी के इलेक्शनों में उलझाया गया। क्या इन तीन इलेक्शंस के बगैर हमें कुछ दिया गया? कौन से कॉलेजेस इन्होंने हमें दिए? कौन सी नौकरियां हमें इन्होंने दिए? कौन से एडॉक के लोग इन्होंने परमिनेंट किए? मुझे बताओ, कौन से एसपीओस को इन्होंने परमिनेंट किया? कौन से पीएचई के कैजुअल लेबर्स को इन्होंने परमानेंट किया? कौन से एनआरएचएम के डॉक्टर्स या उनकी नर्सिंग स्टाफ को इन्होंने परमानेंट किया? यहाँ पे तो वही है जो अब्दुल्लाज ने किया है या मुफ्तीज ने किया है। इन लोगों ने करप्शन के बजाय, करप्शन के बगैर यहाँ पे किसी को अभी तक एक भी माइलस्टोन मुझे बताइए, एक भी डेवलपमेंट मुझे बताइए। क्या किया? सड़क तो कहीं नहीं है, टैक्स हम दे रहे हैं जम्मू से श्रीनगर का, और सड़क कहीं नहीं है। आप देखिए कि हर आए दिन क्या जम्मू के, क्या इन बीजेपी के लीडरों का कोई स्टेटमेंट आता है कि क्यों उधमपुर से नाशरी टनल तक हर वक्त 24 घंटे जाम लगा होता है? लोग रोते हैं, लोग परेशान हैं, उसके बारे में कोई कमेंट नहीं है। क्या कहते हैं, रामबन से बानीहाल तक सड़क बंद है, कोई नहीं पूछता है। 3-3 दिन लोग सड़कों पे रहते हैं। मोदी जी का कोई स्टेटमेंट नहीं आता है, बीजेपी के लीडरों का कोई स्टेटमेंट नहीं आता है। हाँ, आता क्या है? नए कानून, प्रॉपर्टी टैक्स लगेगा, डोमिसाइल आएगा, इलेक्ट्रिक टैक्स भरना है, आपने वाटर टैक्स भरना है, हम रोड टैक्स भर रहे हैं, हम सिर्फ टैक्स भर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों को तबाह बर्बाद कर दिया, जम्मू कश्मीर के लोगों को टैक्सों में उलझा दिया, मगर मिला नहीं कुछ। सर, बात करेंगे आप, जैसे कि आप कह रहे हैं कि बीजेपी ने जो है स्टेट को कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा नुकसान किया है। ये तो एक पॉलिटिकल पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव, ऐसे जैसे आप पॉलिटिकल पार्टी से बिलॉन्ग करते हैं, आपका स्टेटमेंट ये। जहाँ तक मीडिया जो लोगों से बात करता है, तो लोगों में 10 में से 8 लोग जो है वो मोदी जी की तारीफ़ करते हैं। जम्मू के अंदर जो है लोग मोदी जी की तारीफ़ करते हैं, इवन कि कश्मीर के अंदर बीजेपी अपना गढ़ बना रही है। तो आप किस एंगल से ऐसे दोष इनको दे रहे हैं? जबकि अवाम उनके साथ है। रिसेंटली इलेक्शन जो हुए डीडीसीज़ के या बीडीसीज़ के, तो बीजेपी जगह-जगह सत्ता में आ रही है। तो आपके इस स्टेटमेंट देने का क्या फन आता है इस वक़्त? सुनिए मेरी बात, आपने अभी बहुत खूबसूरत बात बोली कि कश्मीर के अंदर ये लोग गढ़ बना रहे हैं। हिना खान को, डॉक्टर हिना खान को और वहाँ का वो बनाने से, केवीसी का चेयरमैन बनाने से कश्मीर में बीजेपी का कोई गढ़ नहीं बना, एक बात। दूसरी बात, उसको कुलगाम से एमएलसी बनाने से इनका कोई, ये हर चीज को बड़ा डिप्लोमेटिकली और हिपोक्रेटिकली प्रेजेंट करते हैं कि हमने ये किया और हम अपना गढ़ बनाएंगे। इनका कोई भी डीडीसी में क्लियर कट इनको एक मैसेज कश्मीर से मिला कि इनको कुछ भी वहां से नहीं मिला, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आप बोलते हो कि मोदी जी एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी लेके आए हैं। देखो नासिर साहब, हमारे हिंदुस्तान की जो इस वक्त भी जो, मतलब एक किस्म की आप मजबूरी ये समझो कि हमारे हिंदुस्तान में 150 करोड़ लोगों में से 60 करोड़ लोग फाके सोते हैं। आज की डेट में भी फाके सोते हैं, मगर बात होती है डिजिटल इंडिया की। अरे जिसको रिज़्क नहीं खाने के लिए उसको डिजिटल इंडिया आप बता रहे हो, तो वही लोग बेवकूफ बन जाते हैं। कहीं ना कहीं उनको इमोशनली, रिलीजियसली, रीजनली उलझा के उनसे वोट लिया जाता है। मगर अगर आप ग्राउंड रियलिटी देखो, जिन जम्मू के लोगों ने इनको 370 तोड़ने के लिए सपोर्ट किया था, वही जम्मू के लोग आज सड़कों पे हैं और वो पछता रहे हैं कि हमने क्या किया, हमने बहुत गलत किया। और उनका उसका खमियाजा कहीं ना कहीं जम्मू इस वक्त भुगत रहा है प्रॉपर्टी टैक्स की शक्ल में। तो जहाँ तक प्रॉपर्टी टैक्स की बात आपने कही, तो क्या आपको लगता है प्रॉपर्टी टैक्स लगाना जो है वो क्या देश के हित में है या बीजेपी के हित में है? देखिए, जहां तक टैक्सेस की बात है, टैक्स लगाना देश के हित में है। टैक्स से डेवलपमेंट होती है। अगर आप डेवलपिंग कंट्रीज देखो तो जिस मुल्क में भी पूरा टैक्स अदा किया जाता है, उस मुल्क की जीडीपी या उस मुल्क की डेवलपमेंट आसमान छूती है। मगर खुदारा ये मुझे बताओ मोदी जी, बीजेपी वालों, क्या ये टैक्स आप अदानी पे लगाते हो? क्या ये टैक्स आप अंबानी पे लगाते हो? क्या ये टैक्स आप सिंगानियाज पे लगाते हो, अजमेराज पे लगाते हो? क्या ये टैक्स सिर्फ एक मामूली आदमी के लिए है? कौन सी प्रॉपर्टी जम्मू का कश्मीर का आदमी बना रहा है? एक मकान बना रहा है, वो भी लोन लेके।
गवर्नमेंट के बैंकों से लोन लेता है, उसको भी उस पे भी टैक्स देता है, उस पे भी इंटरेस्ट देता है और मकान बनाता है, उस मकान पे भी आप उससे टैक्स लोगे। इसका मतलब कि आप ये चाहते ही नहीं हो कि जम्मू कश्मीर के लोग अब अपने घरों में भी रहे। दफा 370 तोड़ने के बाद तो जम्मू कश्मीर के लोग वैसे भी महलों से सड़कों पे आ गए, मगर अब आप लोगों को ये भी बर्दाश्त नहीं है, अब इन लोगों को ये भी बर्दाश्त नहीं है कि जम्मू कश्मीर के लोग यहाँ पे कोई मकान बनाए। तो यहाँ तक टैक्सेस की बात है, हम जनाब अली पानी पीते हैं उसका भी टैक्स ऑलरेडी भर रहे हैं, हमारे पास बिजली हम उसका भी टैक्स भर रहे हैं, हम जूता खरीदते हैं हम उसका भी टैक्स, हम सड़क पे गाड़ी चलाते हैं हम उसका भी टैक्स देते हैं, हम गाड़ी खरीदते हैं हम उसका भी टैक्स देते हैं। ऐसी कौन सी चीज है जिसका हम टैक्स नहीं देते थे, अब उस पे हमें प्रॉपर्टी टैक्स भी देना है? यह जुल्म है और कुछ नहीं है। चलिए अगर ज़िला डोडा की बात करेंगे तो जहाँ तक हम अगर पहले डोडा की बात करते हैं कि डोडा में एक वक़्त था कि एनसी ही एनसी थी चारों तरफ, लेकिन उसके बाद कांग्रेस आई, अब बीजेपी आई। तो क्या लगता है आपको, क्या है फ्यूचर एनसी का ज़िला डोडा के अंदर, ख़ास तौर पर डोडा की अगर हम बात करेंगे? देखिए, जहां तक फ्यूचर की बात है, ऐसा कुछ नहीं है कि जो ये 4 दिन की सियासत करने वाले लोग इंस्टेंटल पॉलिटिशियंस जो हैं, इनका जो क्रिएट किया हुआ है, ये जो हैलुसिनेशन है, फैंटेसीज हैं जो इन्होंने क्रिएट की हैं कि हम यहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनीज आएंगी, बड़े बड़े ब्रिज बनेंगे, पुल बनेंगे, सड़कें बनेंगे, डेवलपमेंट होगी, इनसे नहीं होगा जब तक ना वो इस डिस्ट्रिक्ट की ग्राउंड रियलिटी को समझे, इस डिस्ट्रिक्ट की डेमोग्राफी को समझे, इस डिस्ट्रिक्ट की टोपोग्राफी को समझे, इस डिस्ट्रिक्ट की अनएम्प्लॉयमेंट को समझे कि यहाँ के लोगों की जरूरत क्या है, यहाँ का नौजवान क्या चाहता है, यहाँ का डोडा में जो आदमी है उसकी जरूरत क्या है, भरत देसा के अंदर जो रहता है उसकी जरूरत क्या है, भदरवा में जो रहता है उसकी जरूरत क्या है, और जाई में जो रहता है उसकी जरूरत, किश्तवाड़ में जो रहता है उसकी जरूरत क्या है, और पाडर में जो रहता है उसकी जरूरत क्या है। जब तक ना ये ग्राउंड रियलिटीज को टच करेंगे, जब तक ना ये वो समझें कि वहां के लोगों को क्या चाहिए, तब तक कुछ नहीं होगा। सिर्फ ये होगा कि इनके बनाए हुए मुलाजिम, इनके बनाए हुए ऑफिसर जो है दो दो तरह से इस वक्त लूट रहे हैं इस स्टेट को। आप रूरल डेवलपमेंट की बात देखिए सामने, रूरल डेवलपमेंट में जितनी करप्शन इस वक्त हो रही है, इतनी आज से 50 साल पहले नहीं थी। जब बीडीओ साहब से पूछते हैं जनाब ये क्या, बोलता है यार हमें पता ही नहीं, आप बात करो ऑफिसर से। ऑफिसर से बात करते हैं, वो बात करने के लिए तैयार ही नहीं, क्योंकि उसको पता है कि डेमोक्रेटिकली कोई गवर्नमेंट है नहीं, कोई लीडर है नहीं जो हमें पूछेगा कि आप क्या कर रहे हो। ये हालत है, आए दिन हमारी सड़कों पे एक्सीडेंट्स होते रहते हैं। क्यों होते हैं यार? इन सड़कों पे करोड़ों रुपया तुम लगा रहे हो एनएचडीसीएल के नाम से, फिर भी एक्सीडेंट्स होते हैं। हमारे गांव के लोग फाके मर रहे हैं, फिर भी एक्सीडेंट्स होते हैं। राशन नहीं मिलता है, पानी नहीं मिल रही है, बिजली नहीं मिल रही है मेरे डिस्ट्रिक्ट के लोगों को, मगर कोई सुनवाई नहीं है। हर दिन नया प्रोग्राम है, हर दिन मन की बात है, मगर ग्राउंड पे कुछ नहीं है। अगर हम यूथ की बात करेंगे तो यूथ जो है हर पार्टी की रीढ़ की हड्डी माना जाता है। अगर हम डोडा की बात करेंगे तो एक वक़्त था कि हर एक यूथ जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जुड़ा हुआ था, आपके साथ जुड़ा हुआ था। लेकिन अब वक़्त आ गया है कि कुछ बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं, कुछ कांग्रेस के साथ और कुछ जो है एनसी के साथ भी जुड़े हुए हैं। क्या बात रही कि क्यों यूथ जो है एनसी से दामन छुड़ा रहा है? हम देख रहे हैं आए दिनों जो बीजेपी के अंदर यूथ जा रहे हैं, कांग्रेस के अंदर जा रहे हैं, तो क्या वजह है? क्या ज़िला डोडा के यूथ्स को जो है एनसी पे भरोसा नहीं रहा है? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, ऐसा जो आप कह रहे हो कि दामन छुड़ाने की बात नहीं है। हमारे इस वक़्त भी नेशनल कॉन्फ्रेंस में आप भद्रवाह देखिए, किश्तवाड़ देखिए या डोडा देखिए, बहुत अच्छा यूथ, पढ़ा-लिखा यूथ है। शायद उनमें से मैं भी आपके सामने एक यूथ ही बात कर रहा हूँ, डोडा डिस्ट्रिक्ट से, जैसी आप बात कर रहे हो कि दामन छुड़ाने की बात नहीं है। कहीं न कहीं पे एक चीज़ है कि हर नौजवान की आँखों में एक सपना होता है, यार मैं कुछ करूँ। और वो सपना कहीं न कहीं बड़ा डिप्लोमैटिकली, क्रिटिकली जो लोग यहाँ पे इस वक़्त सत्ता में हैं, वो उनको सब्ज़ बाग दिखाते हैं और अपनी तरफ डाइवर्ट करते हैं। मगर वो डाइवर्शन जो है वो टाइमली है, परमानेंट नहीं है। और इसके अलावा भी आगे इंशाल्लाह आगे इलेक्शन में आप देखिए किसके पास कितना पावर होगा, वो खुद इलेक्शन बताएगा किसके पास कितना यूथ होगा। ये अगर हम भदरवा की बात करेंगे कि भदरवा में जो है हम देख रहे हैं कि काफ़ी जॉइनिंग्स हो रही है एनसी में और यूथ हमने देखा कि काफ़ी यूथ भी आ रहा है जॉइनिंग में। क्या लगता है आपको कैसा फ्यूचर है भदरवा में एनसी का? क्योंकि भदरवा में एनसी का हमेशा यही खदशात रहे हैं कि भदरवा से इनको रिप्रेजेंटेशन जो है वो नहीं मिलती है। तो क्या लगता है आने वाले वक़्त में क्या फ्यूचर है एनसी का भदरवा में?
देखिए, जहाँ तक भद्रवाह, मैं भद्रवाह की ही नहीं अव्वल बात करूँगा, बट आपने भद्रवाह की बात छेड़ी। मेरा डिस्ट्रिक्ट है, मुझ में वो डिस्ट्रिक्ट आता है, मेरे डोडा में वो डिस्ट्रिक्ट आता है। तो इस वक़्त जहाँ प्रेज़ेंट सिनेरियो है डोडा भद्रवाह नेशनल कॉन्फ्रेंस का, तो हमें उम्मीद है इस वक़्त भद्रवाह के अंदर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप है, बहुत पढ़ी-लिखी है, इंटेलिजेंट है, रिस्पॉन्सिबल है। तो शायद उस इंटेलिजेंसिया की वजह से, या शायद उस रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से लोगों को कोई फ्यूचर दिख रहा है और वो दिन ब दिन ज्वाइन कर रहे हैं। और हमें भी, पार्टी के लोगों पे भी, आज की डेट में जो हमारी आज की लीडरशिप है, यहाँ पे इस पे भरोसा है कि चलो ये पार्टी को कुछ नया तोहफा देंगे। इसलिए हम भी बहुत होपफुल हैं। अगर हम रिसेंटली जो डीडीसी इलेक्शंस हुए ज़िला डोडा की बात करेंगे, 14 सीटें थी और 14 सीटों में जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की परफॉर्मेंस जो है वो पुअर मानी जा रही है। क्या वजूहात रही? जो एक सीट जो है गुंदना की जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के खाते में आई, वहाँ पर भी गुपकार अलायंस का माना हाथ जो है वो बहुत बड़ा रहा। तो क्या वजह रहा कि डीडीसी इलेक्शंस में जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की परफॉर्मेंस जो है बहुत कमज़ोर रही? देखिए, ये जो हमारी जमात है नेशनल काउंसिल, ये बहुत डिसिप्लिन्ड जमात है। जब वहाँ से मैसेज आया पीएजीडी का, पीएजीडी का, तो गुफ़्कार अलायंस का, कि हाँ जी, हमने पीएजीडी में ये जो सीटें लड़नी हैं, तो हमने उस बात को पकड़ के अपने सीनियर्स को फ़ॉलो किया। बट उसमें कहीं न कहीं हमारे जो पार्टनर्स थे, कांग्रेस के लोग थे, उन्होंने भी टाइमली बोला कि हम कोऑपरेट करेंगे, तो हम उनके कोऑपरेशन पे चल के आगे बढ़े। बट कहीं न बीच में कुछ ऐसा हुआ कि उनको बोला, नहीं जी, हम इस पे भी लड़ेंगे, हम इस पे भी लड़ेंगे, हम इस पे भी लड़ेंगे। तो हमने बोला कि ठीक है, हमें ये सीटें दो, हम इन पे लड़ेंगे, आप इन पे लड़ो। नहीं, उन्होंने बोला कि हम इन पे भी बहुत पावरफुल है, हम इन पे भी लड़ेंगे। तो वजह यही हुई कि वहाँ की प्रेजेंट सिनेरियो को, वहाँ के रीजनल पॉलिटिक्स को देख के लगा हमें कि चलो, अगर ये ज्यादा बेस्ट करते हैं तो लेट दम प्ले। और जहाँ पे हमें लगा कि हम कर सकते हैं, तो हमने वो किया। ठीक है, तो अब मैं आखिरी सवाल यही पूछूँगा कि गुपकार अलायंस को बीजेपी हमेशा कहती है गुपकार गैंग है। तो आप इसको कैसे डिफेंड करेंगे कि आपको क्यों गुपकार गैंग कहा जाता है? क्या बीजेपी को डर है कि वाक़ई में आप गुपकार गैंग हैं? देखिए, जिस हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर ने, अमित शाह जी ने, यह बोला कि ये गुफकार गैंग है, बट अगर आप 18 साल पीछे का करियर शाह जी का देखें, तो उनको ये गैंग ही नजर आएगी। बिकॉज अच्छे इंसान को चीजें अच्छी दिखती हैं, जो इंसान जैसा होता है उसको चीजें वैसी ही दिखती हैं। जहां तक बात है अलायंस की, तो ये एक बड़ा सोचा और रिस्पॉन्सिबल स्टेप था। इसके पीछे लोगों का मैंडेट था। जम्मू कश्मीर के लोगों ने ये पहली बार बोला कि आज तुम एक परचम के तले सारे आके लड़ो, क्योंकि ये वक्त की जरूरत है। वक्त की जरूरत भी है, और शायद कहीं ना कहीं बीजेपी ने हमें, और इस मौजूदा सरकार ने हमें इस जगह पे लाके खड़ा कर दिया कि अब हमें कुछ नया करना है। उस कुछ नया करने के लिए, लोगों की बेहतरी के लिए, ये गुफकार अलायंस जो हुआ था। बाकी इसके पीछे जो भी मोटो है वो बहुत क्लियर है कि हमें अपना 370 वापस चाहिए। उसके साथ कोई कम कंपैरिजन नहीं है। वो हमें आज भी चाहिए, वो हमें कल भी चाहिए। हमें अपना स्टेटहुड वापस चाहिए, वो हमें आज भी चाहिए, वो हमें कल भी चाहिए। चाहे उसमें 1 साल लगे, 10 साल लगे, ये 50 साल लगे। ये एक लंबी जंग है, हम लड़ते रहेंगे, बहसते बहसते नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक। आखिर में आप बताइए कि आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि आप ज़िला के यूथ प्रेसिडेंट हैं और आपका ज़िला जो काफ़ी वसी है, तो क्या अपने नौजवानों को आप मैसेज देंगे? मैं अपने नौजवान साथियों को यही मैसेज दूंगा कि देखो, जो इस वक्त टाइमली करप्शंस है, या टाइमली एक खला चल रहा है, इससे हारो मत। नौजवान ही हर मुल्क की तकदीर है। नौजवान ही हर मुल्क का फ्यूचर है। नौजवान ही कल का यहाँ का लीडर होगा, कल का यहाँ का चीफ मिनिस्टर होगा, कल का यहाँ का डॉक्टर इंजीनियर होगा। सो इस टाइमली तूफान से नौजवान को डिप्रेस नहीं होना है। एक बुनियाद, एक पहाड़ की तरह खड़ा रहना है, और इन चीज़ों का, इन मुसीबतों का मुकाबला करना है। इंशाल्लाह आने वाला कल हमारा होगा। बहुत-बहुत शुक्रिया। तो ये थे सैयद नवीद हाशमी जो डिस्ट्रिक्ट यूथ प्रेसिडेंट हैं ज़िला डोडा के नेशनल कॉन्फ्रेंस के। इनसे हमने बात की और काफ़ी जानकारी इनसे मिली कि यहाँ का यूथ किस हाल में है, ओवरऑल स्टेट किस हाल में थी जो अब यूटी बना दी गई है। और इन्होंने ये भी कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का मुद्दा मकसद रहेगा 370 को वापस लाना, 370 को बहाल करना। और भी कई डिस्कशंस हमने इनके साथ किए, काफ़ी इन्फॉर्मेशन भी ली। ज़्यादा न्यूज़ और अपडेट के लिए आप देखते रहिए जेकेसी न्यूज़।